नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु जो हम लोग 30 वीडियो की सीरीज कर रहे थे, आज हम उन 30 में से क्लास नंबर 26 को देखेंगे। इससे पहले 25 क्लास हो गई है और 25 क्लास को लेकर के परीक्षा दर्पण नामक ई बुक भी क्रिएट कर दिया गया है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और ये रेलवे के एग्जाम में कितने आरामदायी हो गई, कितनी ज़्यादा सहूलियत हुई, ये आप जानते ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में सिर्फ साइंस के क्वेश्चन होंगे जो वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट लिखित रूप में दूंगा। ठीक है, ये क्लास नंबर 26 के तौर पे लिया जाएगा। जो भी रेलवे वाले बच्चे हैं उनको दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए है ना, जैसे ई बुक है आपका पैरासीटामोल 500 जो एसएससी के एग्जाम में फाउंडेशन हेतु है। एसएससी के एग्जाम में मार्क वृद्धि के लिए S30 सीरीज है। सीजीएल मेंस तक के लिए अगर स्कोर बूस्टर की बात करते हैं S36 है। बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सब के लिए एक ही हमारा है और ये जो है चलता रहेगा अभी। इसके अलावा रेलवे के लिए परीक्षा दर्पण है। जैसा चाहिए इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को बाय करेंगे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी आप व्हाट्सअप मैसेज को करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। जीके जीएस का वन स्टॉप सोल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। एक एक बात को ध्यान से सुनना बेटा, तभी आपको जो है पूरा फायदा हो पाएगी। मैं सिर्फ वही बात करूंगा जो एग्जाम में आती है और ये फुल्ली एनसीईआरटी वर्जन क्वेश्चन है। बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में सहायता किया जाता है किसके द्वारा? रुक्षांश के द्वारा। रुक्षांश के द्वारा जो भी अनपचे भोजन होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में ये मदद करते हैं रुक्षांश। देखिए, शरीर में भोजन का पचना जो स्टार्ट होते हैं ये मुख से स्टार्ट होते हैं। ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है। और यहाँ से जो एंजाइम पाए जाते हैं जिसके कारण ये पचना स्टार्ट होते हैं, वो एंजाइम का नाम आपको जरूर याद रखना है। इनका नाम है टाइलिन, है ना, जो आपके लार में पाया जाता है, हमारे लार में भी पाया जाता है भाई, है ना। तो ये जो है टाइलिन, ये जो भोजन के माध्यम से स्टार्च या मांड जिसे कहते हैं, जो भी चोकर वगैरह होता है, जो भी अनाज के ऊपरी पोर्शन छाल होते हैं, छिलके होते हैं, उसे स्टार्च मांड के श्रेणी में रखते हैं। तो इस पे पाचन स्टार्ट कर देता है ये टाइलिन। इसीलिए भोजन का पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है और मुख्य रूप से भोजन जाके छोटी आंत में पचती है। कहाँ पे पचती है भैया? छोटी आंत में। अच्छा, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होगी कि बड़ी आंत की लंबाई ज्यादा होगी? आप लोग दिमाग में सोचिएगा। ठीक है, तो छोटी आंत में पाचन पूर्ण हुई, मुख से स्टार्ट हुई। टाइलिन कहाँ पाया गया? लार में पाया गया। किस पे टाइलिन काम करता है? स्टार्च पे काम करता है। और जो भी अनपचे चीज होते हैं उसको निकालने के लिए शरीर से बाहर क्या जिम्मेवार है? रुक्षांश, है ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन अधिकांश कहाँ संपन्न होते हैं? छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है प्रोटीन का पाचन ही नहीं, अधिकांश चीज पच जाते हैं और यहीं पे जो है आपका अवशोषण टाइप से भी होते हैं, है ना। इनके अलावा जो छोटी आंत में सबसे अधिक भोजन लगभग 4 आवर तक यहाँ पे रहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। छोटी आंत से एक और क्वेश्चन मैंने बताया था कि भाई इसको जो है 3 पार्ट में मुख्यतः बांटा गया है, जिनको डेडुनम कहते हैं, जेजुनम और इलियम कहते हैं। इलियम जो है ये सबसे तीसरी भाग है छोटी आंत का, जहां पे पाचन पूर्ण रूप से संपन्न होती है। तो अगर आपसे कहे कि भाई छोटी आंत ऑप्शन में ना है और आपसे पूछे कि भाई पाचन कहां पे संपन्न होती है, तो डेडुनम, जेजुनम, इलियम के फॉर्म में होगा। तो इलियम को आंसर करना है। किसको आंसर करना है बंधु? इलियम को आंसर करना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा प्रोटीन वास्तव में क्या है, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, तो आप क्या कहते हो? एमिनो एसिड, है ना, एमिनो एसिड है। और मानव में कितने प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं? 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। कल का जो क्लास था सीजीएल मेंस वाली क्लास नंबर 14 वाला, परसों जो आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन को कौन कौन सा एंजाइम कब कब तोड़ता है और अंत रूप से पचता है। वहां पे जाके देखेंगे विस्तृत रूप से, क्योंकि मैं आपको पता है मैं सिंगल पढ़ाने वाला हूं, तो पूरा क्लास अटेंड करेंगे हमारा, तभी आपको जो है अधिक से अधिक फायदा होगा। और गारंटी 6 महीना अगर साथ में बिता लिए ना, तो फिर जीके जीएस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये भैया आपके जो है छोटी आंत के 3 मुख्य अंग हो गया। मैंने कहा इलियम में जो है अंतिम रूप से जो है खाना आपका पचेगा। विद्युत सर्किट में शॉर्ट सर्किट, जो लघु पथन होते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं, जिसके कारण आग वगैरह लग जाते हैं फैक्ट्रिया वगैरह में, घर में भी हो सकती है। इसीलिए घर में एक कटआउट लगे होते हैं जो अपने आप गिर जाता है, एमसीबी बोलते हैं उसे, जब आपका जो है हैवी लोड आ जाता है ना, इक्विपमेंट पे। तो शॉर्ट सर्किट और अतिभारण के कारण होने वाली दुर्घटना से सुरक्षा की महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? तो फ्यूज है। फ्यूज से आपसे पूछा जाता है कि ये किससे मिलकर बने होते हैं? तो सीसा और टीन की जो है मिश्र धातु है फ्यूज, है ना। इसके गलनांक उच्च होंगे कि निम्न होंगे? तो इसके गलनांक निम्न होते हैं ना, इसके गलनांक जो है निम्न होते हैं फ्यूज के। ठीक है भाई। और ये जो है खुद को जला करके इक्विपमेंट को सेव करता है जब आपके परिपथ या सर्किट में हैवी ओवरलोड यानी जो है करंट
करंट काफ़ी फ्लो होने लगता है ना, उस समय। ठीक है भैया। इनके अलावा CaCO3 जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, या फिर इसे साधारण भाषा में जिसे हम वस्तु के रूप में जानते हैं, ये संगमरमर है। इसे अपन चूना पत्थर भी कह लेते हैं, है ना, चूना पत्थर भी कह लेते हैं, संगमरमर भी कह लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी कह लेते हैं। ठीक है। तो इसको जब आप ये वाला जो आपका चेन दिया गया है रिएक्शन का, ये किस अभिक्रिया का समीकरण है, आपसे पूछ रहा है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट CaO जिसे अपन कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम कहते हैं ना, क्विक लाइम कहते हैं, लाइम मतलब चूना, जिंदा वाला चूना। तो ये जो है जिंदा चूना और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो ये दो पार्ट में बट गए हैं आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कौन सी रिएक्शन का उदाहरण है? तो ये वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हमने आपको बताया था कि इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और मैंने बताया था कि अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया के लिए हमेशा जो है आपका एनर्जी की आवश्यकता होती है सर, है ना, एनर्जी की जो है आवश्यकता होती है। इसीलिए ये अभिक्रिया को आप उष्मा सोखी अभिक्रिया भी कह सकते हो, है ना, उष्मा शोषी अभिक्रिया भी आप कह सकते हो। एक उष्मा छेपी होता है, एक उष्मा सोखी होता है। उष्मा सोखी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसे होने के लिए खुद को एनर्जी चाहिए, और उष्मा छेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जो होने के बाद ऊर्जा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ऊर्जा हमेशा लगेगा। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे थर्मोलाइसिस हो रहा है, ये विद्युत अपघटन नहीं, ये जो है आपका उष्मा का अपघटन हो रहा है ना, ये आपका थर्मोलाइसिस हो रहा है। यहाँ पे आप टेम्परेचर डाले हो, है ना, उष्मा है यहाँ पे, तभी ये प्रकार का जो अभिक्रिया घटित होगा कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटेंगे। सबका नाम बता दिया, ये संगमरमर है, चूना पत्थर है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जीवित चूना कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी जानते हैं। वियोजन अभिक्रिया भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे ही आप एनर्जी का मोड अलग अलग कर दोगे, इसका नाम भी अलग अलग हो जाता है। जैसे जल का विद्युत अपघटन क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस है। कल मैंने ग्लाइकोलाइसिस आपको पढ़ाया था, जहां पे पायरुवेट वाला क्वेश्चन पढ़ाया था कि भाई एक पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? तो 3 कार्बन होते हैं। और एक ग्लूकोज के टूटने से कितने पायरुवेट का निर्माण होते हैं? तो 2 पायरुवेट का निर्माण होते हैं। तो वहां पे मैंने आपको ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से चीजों को रिलेट करेंगे, ज्यादा याद रहेगा। एक जैसे चीज को एक ही जगह पे याद करने की बात जो है उसे लिंकिंग प्रोसेस कहते हैं, और यही सिखाने के लिए मैं पढ़ाता हूँ, है ना। तो भैया यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना, ये कैसा अभिक्रिया हो, किसी भी अभिक्रिया में जिसमें एनर्जी की आवश्यकता हो और एक पदार्थ टूट के अलग अलग जो है मोड में आ जाए, एक से अधिक चीज बन जाए, उसे अपन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें प्रकाश एनर्जी का मोड अलग अलग हो सकता है, प्रकाशीय हो सकता है, थर्मो वाला हो सकता है, या फिर जो है आपका इलेक्ट्रिक वाला हो सकती है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा और भी अगर उदाहरण देखें तो और भी बताया था, जैसे 2KClO3 को अगर आप तोड़ते हैं तो 2KCl और 3 ऑक्सीजन प्राप्त होती है ना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं सर। स्त्री केसर जो है ये किसी भी फूल के मादा जनन अंग को कहते हैं, मादा जनन पार्ट को कहते हैं अपन क्या कहते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, जैसे वर्तिकाग हो गया, अंडाशय हो गया, है ना। तो ये इसी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसे हम होलसोल क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं किसी भी, है ना, प्लांट या फूल के, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि फूलों का मादा जनन अंग किसे कहते हैं? तो स्त्री केसर का कहते हैं, और जो आपका पुरुष जनन अंग है उसे पुंकेसर को कहते हैं। ठीक है भैया। चलते हैं आगे। इसके अलावा पायरुवेट में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 3। अभी मैंने बताया था अभी, है ना, पायरुवेट में कितने होते हैं? तो 3। अच्छा, पुष्प के अध्ययन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं सर, है ना, एंथोलॉजी कहते हैं पुष्प के अध्ययन को, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी। ठीक है, एंथोलॉजी कहते हैं आपके पुष्प के अध्ययन को। इनके अलावा पायरुवेट में कितने परमाणु होते हैं? तो पायरुवेट में 3 होते हैं। ग्लूकोज में कितने परमाणु होते हैं? C6 होता है ना ग्लूकोज का, तो 6 कार्बन होते हैं, है ना। और एक ग्लूकोज के टूटने से 2 पायरुवेट बनता है, अर्थात 3-3 में बढ़ जाते हैं। तो एक पायरुवेट में कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये परीक्षा दर्पण का लुक है भैया, जो रेलवे का ई बुक है, और इन्हीं सीरीज को मिला करके बनाया गया है ना। आज ये 26वां क्लास देखेंगे, इसमें 25 क्लास तक जो है आपको दिया जाएगा अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो, और 30 होने तक दिया जाएगा, मतलब 26, 27, 28, 29, 30 भी दिए जाएंगे।
बाह्य दल, पंखुड़िया और पुंकेसर और अंडप किसके प्रमुख भाग होते हैं? सामान्य पुष्प के। ये सब जो है ना पुष्प का अंग होता है। जैसे मैंने अभी कहा भाई पंखुड़ियाँ का कलर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, बंधु ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि गुलाब की पंखुड़ी लाल हुई तो गुलाब सफेद नहीं होता क्या? गुलाब हल्का नीला नहीं होता? नीला वाला हमने नहीं देखा यार, है ना, सफेद देखा है, लाल देखा है, गुलाबी देखा है। यानी पंखुड़ियाँ का जो कलर है ना ये मल्टी टाइप हो सकते हैं, मल्टी कलर हो सकते हैं, ठीक है। पंखुड़ियाँ जो बाह्य दल है इसका मुख्य काम भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि इसका मुख्य काम क्या है। जो बाह्य दल है इसका मुख्य काम है कि जब तक फूल कली का निर्माण न हो जाए तब तक इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसका जो रंग होता है ये ग्रीन रंग का होता है। कैसा होता है? ये ग्रीन रंग का होता है बाह्य दल। पंखुड़िया का जो है मल्टी कलर हो सकता है। पुंकेसर अभी बताया मैंने, क्या बताया भैया पुंकेसर के बारे में? कि ये जो है स्त्री जनन माफ कीजिएगा नर जनन अंग है आपके पुष्पों के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये फूल के सभी पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। डंठल एक जो है ना पत्ता का प्रमुख अंग होता है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। डंठल है ना, ये पत्ता का प्रमुख अंग होते हैं। पेड़ पौधे सांस किसके द्वारा लेते हैं? स्टोमेटा के द्वारा। इसे अपन रंध्र भी कहेंगे। अगर रंध्र और स्टोमेटा दोनों ही ऑप्शन में ना हो तो हरा भाग आंसर में होगा। हरा भाग के अनुसार जो है या फिर द्वारा जो है पेड़ पौधे शोषण की क्रिया करते हैं। स्टोमेटा या रंध्र ओरिजिनल नाम है ना, तो ये तीनों में से कोई भी हो सकते हैं पेड़ पौधे के श्वसन में। यहीं पे एक बात जरूर ध्यान रखना है ना कि आपसे पूछा जाता है कि पेड़ पौधा जो है वाष्पोत्सर्जन है ना किसके माध्यम से करते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन जो है ये आपके पत्ती के माध्यम से ही करते हैं पेड़ पौधा, इन्हें भी ध्यान रखना। एक चीज और पूछे जाते हैं कि क्या पेड़ पौधों में श्वसन कब होती है? तो पेड़ पौधों में श्वसन चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब तक वो जीवित है अर्थात जब तक वो जड़ से जुड़े हुए हैं आपको दिन चाहे रात हर वक्त श्वसन होती है। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, ये आपका सिर्फ दिन के समय होती है, क्योंकि इसके लिए सूर्य का प्रकाश है ना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये नहीं होगा। एनर्जी यहीं से खींचता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये बात आप समझ में आए कि श्वसन दिन और रात होती है। फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, ये आपका सिर्फ दिन के समय होगा। सांस स्टोमेटा या रंध्र से लेते हैं, ये दोनों ऑप्शन में ना हो तो पत्ता होगा। और वाष्पोत्सर्जन जो है पेड़ पौधों में वो पत्ते के माध्यम से होता है। जल का जो संवहन होती है वो जाइलम उत्तक से होती है और फूड पदार्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो फाइलम उत्तक से होती है। हालांकि जाइलम और फाइलम ये सभी प्रकार के पेड़ पौधों में नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने जब उनका अलग अलग ग्रुप पढ़ाया था कि किसमें संवहनी उत्तक जो है गायब होते हैं। संवहनी उत्तक गायब करने का मतलब उसमें जाइलम और फ्लेम भी गायब हो जाते हैं कई सारे में, है ना। तो ये एक अलग है क्लासिफिकेशन जहां मैंने आपके क्लास में पढ़ाया है। यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे बताता हूँ। जल का चढ़ाव जो है जाइलम से होती है, जो नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, जड़ से ऊपर की तरफ। और जो फ्लोएम है, चूंकि प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं तो पत्तियों के माध्यम से बनते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ जो है फ्लोएम का प्रवाह होता है ना। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा समसूत्री विभाजन में जननी कोशिका के कितने नए कोशिका का जन्म होता है? यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, है ना। और ये जो मैं बताया हूँ कि मैं कहाँ बताया हूँ, तो जो आपका थ्योरी वाली क्लास है, जो प्रॉपर क्लास है रेलवे की 1 से 25 तक मैंने कराया, तो उसमें आपको ये सब मिलेगा बंधु, ठीक है। तो ये जो समसूत्री विभाजन में जननी कोशिका कितने नए कोशिका को जन्म देता है? मान लीजिए ये बड़ा कोशिका है, जिसे माता कोशिका या जननी कोशिका या बेसिक कोशिका कहेंगे। तो इसका जब विभाजन होगा तो कितने नए कोशिका निर्माण होता है? तो इस पे 2 नए कोशिका का निर्माण होता है। इसमें सबसे बड़ी जो कॉमन बात है या फिर विशेषता है, इसको जो अच्छा बनाता है अर्धसूत्री से, वो क्या है? तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या चेंज नहीं होती है। मान लीजिए कि 20 क्रोमोसोम वाले इस कोशिका का विभाजन हुआ है, तो बनने वाले कोशिका में भी 20 ही क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, दोनों में। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अर्धसूत्री विभाजन में अगर एक जननी कोशिका का विभाजन होता है तो सबसे पहले तो ये 4 नए कोशिका का निर्माण करेंगे, ठीक है, 4 नए कोशिका का निर्माण करेंगे। और अगर ये 20 क्रोमोसोम वाले कोशिका थे जिसकी विभाजन हुआ है, तो इधर बनने वाले कोशिका में 10-10 क्रोमोसोम होंगे, यानी क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। तो जननी मतलब समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के आपने विभाजन समझ गया। ये समसूत्री विभाजन है, ये अर्धसूत्री विभाजन है सर, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में 4 नए कोशिका का निर्माण होते हैं, समसूत्री विभाजन में 2 नए कोशिका का निर्माण होते हैं। समसूत्री विभाजन में जननी कोशिका और संतान कोशिका दोनों में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है। अर्धसूत्री विभाजन में जननी कोशिका और बनने वाले कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या जो है डिफरेंस होती है, आधी होती है। इसके अलावा जो आपका
सूत्री विभाजन है ये 5 फेज में संपन्न होता है ना। जैसे आपको बताया था मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, है ना। तो ये 5 फेज में संपन्न होती है। चलते हैं आगे। कोशिका के बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से आगे निकलना चाहता हूँ सर, क्योंकि कोशिका के बारे में आपको जन्म से लेके जो आपका 1665 है वहाँ से रॉबर्ट हुक को पहचानने से लेके फिर आपका जो है ल्यूवेनहॉक 1674 पहचानने तक उसके सभी कोशिकांग के बारे में, किसका क्या काम है, किसका क्या उपनाम है। जैसे प्रोटीन की फैक्ट्री हो गई, ऊर्जा का घर हो गया, डाक घर हो गया, आत्महत्या की थैली हो गई, कौन सा एकल झिल्ली वाला है, कौन सा दोहरी झिल्ली वाला है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है ना। कहाँ पे जो है आपका एटीपी का निर्माण होता है, क्रेब्स चक्र कहाँ पे होता है, कौन सा जो है जो भी बहुत सारे बातें हैं। कोशिका में डीएनए कहाँ होती है, डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पे होते हैं, सब चीज बता दिया हूँ। जाइए पढ़िए वहाँ पे, है ना। खुरपी छूने से नहीं होगा महाराज, गाँव घर में वो कहावत है, खुरपी छुआ बैन हुआ, ये हमारी मम्मी भी कहती है ना। मतलब हाथ लगाए नहीं कि बस मजदूरी चाहिए, ऐसा नहीं है, पढ़िए तभी होगा, ठीक है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में उपस्थित क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है, ये मैग्नीशियम है। ये कहाँ से पढ़ेंगे, ये पूरे सीरीज में 1 से स्टार्ट कर दीजिए, आपकी जो जनरल साइंस है उसकी प्रॉब्लम लगभग समाप्त हो जाएगी आपको, ठीक है। और ज़्यादा समझ भी हो जाएंगे, किसी भी जो भी एग्जाम होती है रेलवे टाइप का, वहाँ पे आपको सहूलियत होगी। प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल होता है ना, इसमें मैग्नीशियम होता है। लगे हाथ आपके जो शरीर में हीमोग्लोबिन होता है ना, जिसके माध्यम से क्या होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होते हैं शरीर के विभिन्न पार्ट में। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है, रक्त के अंदर पाया जाता है। इसी कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है, रेड होता है। तो इस हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन को हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। इसे भी ध्यान रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हीमोग्लोबिन जो है जेंट्स के तुलना में महिला में थोड़ा सा कम होता है, और आप जब ब्लड टेस्ट कराते हो तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन वगैरह का भी जो है आंकड़ा दिया गया रहता है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज की प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब आवश्यक है भाई, ठीक है। इनके अलावा जो है प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन होते हैं। एक बच्चा ने पर्सनल कमेंट करके ये बात को पूछा था। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील प्रकाश के जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए लाल प्रकाश होते हैं। लेकिन अगर आपसे पेयर में पूछ ले, जैसे लाल पीला, लाल हरा, लाल काला, लाल नीला, तो क्या मारोगे, तो रेड प्लस ब्लू जो है ये सबसे ज़्यादा अवशोषित किए जाते हैं आपके प्रकाश संश्लेषण के अंदर, ठीक है। रेड प्लस ब्लू जो है ये सबसे ज़्यादा अवशोषित किए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में। वैसे प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील जो प्रकाश है वो लाल रंग के हैं। आई होप पेयर वाला भी रहेगा तो आप बना दोगे और सिंगल वाला भी रहेगा तो आप बना दोगे, है ना। पेड़ पौधों में कौन सी कोशिकीय विशेषता है जो जंतु में नहीं पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एसएससी तो धड़ल्ले से इसको पूछता रहता है। ये कोशिका भित्ति है जिसे अपन सेल वाल कहते हैं, और ये सेल वाल जो है ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। मैंने आपसे कहा है कि प्रकृति ने इस दुनिया का जो निर्माण किए हैं बहुत अच्छे से किए हैं। जैसे हमारे अंदर स्केलेटन सिस्टम होते हैं, है ना, हमारे अंदर ढांचा नहीं क्या, ढांचा है ना, अपना जो कंकाल होता है भैया, है ना, तो क्या करता है, स्ट्रक्चर देने का काम करता है हमें, है ना। उसी प्रकार से पेड़ पौधों में जो ये कोशिका भित्ति है ये उसे स्ट्रक्चर देने और मजबूती प्रदान करने दोनों का काम करते हैं ये कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसके बने होते हैं ये भी मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर प्रोकैरियोटिक है, अगर यूकैरियोटिक है तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे बात होती है, बहस होती है। नहीं तो अगर कोशिका भित्ति ओवरऑल पूछा जाए कि किसके बने होते हैं तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये गरीब कोशिका है ना। ये जो है आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका गरीब कोशिका है। इसमें हर चीज का अभाव लगा रहता है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना तो केंद्रक होता है, ना तो लाइसोसोम होते हैं, ये सब होते ही नहीं, ठीक है भाई। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना इसमें थोड़ा इन दोनों का मिश्रण होता है, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। और जो यूकैरियोटिक होते हैं, जो अमीर कोशिका होते हैं, उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अलग से न लिखा रहे तो सेलुलोज लिखा रहेगा। इसमें सेलुलोज के बने होते हैं, क्योंकि सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है आपका जो है आपका मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो सेलुलोज जो है ये रेशा पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है जो यूकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति निर्माण के लिए जिम्मेवार है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। कोशिका भित्ति सिर्फ आपका जो है पादप में होता है, प्लांट में होता है, और इसका काम है स्ट्रक्चर और जो है स्ट्रांगनेस, मजबूती देना, ठीक है भैया। चलते हैं आगे। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है, यहाँ पे जो चीज मैंने कहा यही आंसर है और इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर में कर ही दिया हूँ। कोशिका
भित्ति किसके बने होते हैं इसको भी मैंने समझा दिया। प्रोकैरियोटिक में किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के। यूकेरियोटिक में सेलुलोज के। अगर सेलुलोज ऑप्शन में नहीं है तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही आंसर रहेगा। इसके अलावा फूलों में मादा जनन अंग के स्त्री केसर के जो 3 पार्ट मैंने बताया था, वर्तिकार्क, वर्तिका और अंडाशय, यही होता है भाई। और स्त्री केसर के बारे में सब कुछ ऊपर से बता दिया था, पुंकेसर के बारे में भी, है ना। पौधों में अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है जिसे बीजांड कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। पौधों में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसे बीजांड कहा जाता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की घटना किस अंग द्वारा संपन्न होती है, तो नागफनी में जो है तना के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है सर, तना के द्वारा संपन्न होती है। नागफनी जो होते हैं, नागफनी, उसके जो ऊपर में सूल निकले होते हैं, कांटा, बताइएगा ये कांटा किसका रूपांतरण है, यानी इस नागफनी के लिए ये कांटा जो है क्या है ना, जड़ है, तना है, बताइएगा जरा, है ना भैया, बताना भैया जरा, है ना। इनके अलावा नागफनी आपको किस प्रकार के इलाके में देखने को मिलेगा, तो जहां पे बारिश कम होती है ना, ये आपके कटीली पौधे हैं तो मरुस्थलीय इलाका में देखने को मिलेगा, वैसे हमारे गांव में भी है ना। इनके अलावा वायु का 99% भाग में घटक कौन से होते हैं, तो ऑक्सीजन होते हैं जनाब 21% और 78% होते हैं सर आपका नाइट्रोजन। इन दोनों को मिला देंगे हो जाएगा 99% और 1% में अन्य सभी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो भी होते हैं आपका जो है 1% में आ जाएंगे। यही 2 प्रमुख घटक है, ठीक है। इनके अलावा नाइट्रोजनी स्थिरीकरण का नाम आपने सुना होगा, उसमें कौन भाग लेते हैं, तो बैक्टीरिया भाग लेते हैं सर। बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया, तो राइजोबियम नाम है, राइजोबियम नाम है। नाइट्रोमोनास इत्यादि जो है ये आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अहम रोल निभाते हैं। और ये जो साइजोबियम है ये कहाँ पे मिलता है, तो ये दलहनी पौधों के जड़ों के गांठ में पाए जाते हैं, खास करके मटर के पौधों के जड़ों के गांठ में, ठीक है। ये भैया नाइट्रोजनी स्थिरीकरण के लिए जिम्मेवार है। इसके अलावा शरीर में ऊर्जा देने के लिए जिम्मेवार घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये ऊर्जा देने वाले पार्ट हैं, बाद बाकी जो विटामिन हैं ये सब ऊर्जा नहीं देते हैं शरीर के अंदर। उपापचयी प्रक्रम और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक जरूर हैं थोड़ी मात्रा में, और ये सब हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब जो है ऊर्जा देने वाला काम है। प्रोटीन को अपन बॉडी बिल्डर भी कहते हैं क्योंकि इससे टिश्यूज का निर्माण होते हैं, ठीक है। प्रोटीन के कमी से एक बीमारी होती है क्वासी-योरकर, है ना, क्वासी-योरकर। योरकर एगो बॉल भी होता है क्रिकेट के अंदर, और ये क्वासी-योरकर बीमारी भी होती है जो प्रोटीन के कमी से होती है। कार्बोहाइड्रेट के 1 कैलोरी से लगभग 1 ग्राम से लगभग 4.2 कैलोरी, वसा से 1 ग्राम से लगभग 9.2 कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति होती है। 12 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर रही हो तो परिपथ में परिपथ कितने वोल्ट से संचालित होता है। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट है सर, जहाँ पे 12 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं और वो भी श्रेणी क्रम में सीधा सीधा लगा हुआ है, जिसमें सबका वैल्यू दे रखा है आपका 12 ओम, है ना। और इस परिपथ में जो करंट फ्लो हो रहा है ये 3 एम्पियर बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें ये जो जिस प्रकार के ये इक्विपमेंट से परिपथ चल रहा है, जिस एनर्जी से, उसकी वैल्यू काउंट करना है कितने वोल्ट से चल रही है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि श्रेणी क्रम में टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए, आर फाइनल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे R1, R2 और R3 को जोड़ देंगे तो 12 तिहाई के 36 ओम हमारा जो है आर फाइनल निकल के आ गया 36 ओम, ठीक है। ओम के नियम से क्या होता है सर, V बराबर IR होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको R का वैल्यू 36 निकल चुका है, I का वैल्यू 3 एम्पियर विद्युत धारा, I को जो है विद्युत धारा के लिए यूज करते हैं, तो I का वैल्यू 3 एम्पियर है। तो आपका 36 तिया 108 वोल्ट जो है आपका 108 वोल्ट के स्रोत से यह परिपथ चल रहा है। तो 108 आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को हम पैरेलल में जोड़ दें, समानांतर क्रम में जोड़ दें, तब क्या होगा, तो समानांतर क्रम में 1/r फाइनल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। 4 गो रहेगा तो 4 तक, 5 गो रहेगा तो 5 तक, तो हम R3 तक लिख देंगे। तो 1/12 1/12 1/12 12 एलसीएम हो जाएगा 3/12, 3/12 मतलब 1/4, तो 1/r फाइनल बराबर 1/4 हो जाएगा सर। दोनों साइड उलट देंगे, मैथ अच्छा जानते हैं आप, तो R फाइनल बराबर यहाँ 4 ओम आ जाएगा। अब विद्युत धारा आपका 3 एम्पियर
एम्पियर है तो आपका वोल्टता नहीं निकल जाएगा V बराबर आई आर से, है ना। तो V बराबर आई आर, तो इस केस में जब समानांतर क्रम में यही क्वेश्चन जुड़ा होता तो आपका 4 तिया 12 वोल्ट ही आंसर होता, और श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो 108 हो गए हैं। तो आप समझ पाए दोनों बात, आई होप। इनके अलावा शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, अभी मैंने आपको बताया था। उत्तक भी कई प्रकार के होते हैं, है ना, जैसे रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। इसके अलावा वैसा विलयन जिसमें अब और अधिक पदार्थ घोला जाए क्या कहलाते हैं, ऐसे एक मिनट, वैसा विलयन जिसमें अब और अधिक पदार्थ को घोला जाए क्या कहलाते हैं, तो असंतृप्त होगा आंसर, असंतृप्त होगा। देखिए विलयन को मैंने कल या परसों ही पढ़ाए हैं, कई प्रकार के विलयन होते हैं। एक तो समांगी विसमांगी, इसको कैसे जानते हैं, समांगी मैंने पानी में नमक का या चीनी का विलयन, जो 100% घुल जाए समांगी विलयन है, जो 100% नहीं घुले विषमांगी विलयन है, जैसे निलंबन, कोलाइड, ये सब क्या है, विषमांगी विलयन का उदाहरण है। फिर मैंने आपको कोलाइड का भी 2 पार्ट पढ़ाया था, याद होगा तो। कोलाइड में अपन क्या आते हैं, एक तो इमल्सन यानी पायस आते हैं और एक आपका जेल आता है। जेल और पायस का उदाहरण भी समझाया था आपको, जैसे दूध वगैरह, पनीर वगैरह, ये सब आपका पायस में चला जाता है। जेल मतलब फेस वॉश, फेस क्रीम, ये सब जेल में चले जाते हैं। तो कोलाइड अपने आप में कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जिसमें 100% विलय और विलायक मिला ना हो, ठीक है। निलंबन भी जो है कोलाइड का ही भाई है, यह भी विषमांगी मिश्रण का ही उदाहरण है, ठीक है। इनके अलावा अब यहाँ पे संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त की बात हमने कर लिया था। देखिए संतृप्त तो ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था, 4 रोटी का भूख है, 4 रोटी मिल गया, आप संतृप्त हो गए, मतलब जितना घुलना चाहिए उतना घुला हुआ है, संतृप्त है, ठीक है। अति संतृप्त मतलब 4 रोटी का भूख था, पनीर की सब्जी बने थे, आपने 5 रोटी खा लिया, ओवरडोज खा लिया, तो जरूरत से ज्यादा चीजों को घुला दिया आप, उसे अति संतृप्त कहते हैं, है ना। और असंतृप्त, अ मतलब होता है नहीं, मतलब जितना भूख लगा है उतना खाना नहीं मिला है, अर्थात 4 रोटी का भूख था, एक ही रोटी से गुजारा करना पड़ रहा है, उसे असंतृप्त कहते हैं। अर्थात यहाँ पे और भी विलेय चीज घोला जा सकता है, अर्थात मैं अभी और खा सकता हूँ, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं आगे। जल वाष्प में उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जल वाष्प से, माफ कीजिएगा, जल वाष्प से जो आपका द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे संघनन कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, संघनन कहते हैं, संघनन, है ना। इस प्रकार के कई सारे ऊर्ध्वपातन आपसे पूछा जाता है, एनीलीनन आपसे पूछा जाता है, निस्तापन आपसे पूछा जाता है, परासरण आपसे पूछा जाता है, संघनन आपसे पूछा जाता है, गैल्वेनाइजेशन आपसे पूछा जाता है ना। हिमांक, क्वथनांक, ये सब तो बहुत छोटी चीज हो गया, ऐसे जानते हैं। तो जल वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को अपन संघनन कहते हैं, ठीक है। इनके अलावा जल में घुलनशील कौन सी गैस होती है, तो ये तो ऑक्सीजन है, H2O से बात पकड़ लेंगे आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलन ही तो है आपका क्या, जल, है ना। और जो आपसे पूछा जाता है कि भाई मछलियां या फिर जो भी जलीय पदार्थ, जलीय जीव है, उस ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को जो है ग्रहण करते हैं। इनके अलावा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर, ये देवर नहीं है, वेबर, है ना, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। इसके अलावा चुंबकत्व के बारे में मैंने अलग से एक प्रश्न से पढ़ा दिया है क्लास में कि भाई सिरों पे सबसे ज्यादा जो है मैग्नेटिक गुण होता है किसी भी चुंबक के, और मिड में जो है मैग्नेटिक गुण शून्य हो जाते हैं, है ना। एक आपका नॉर्थ पोल और एक आपका साउथ पोल होते हैं। अगर साउथ में कराएंगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा चुंबक से, तो बचपन में आपने काफी बार खेला होगा, है ना, मजा आता था ना, चुंबक के डिस्ट्रैक्शन होगा। और अगर आप जो है विपरीत पोल को लाते हैं तो अट्रैक्शन होगा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो आपका अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये चुंबक के कुछ गुण है। फिर इसकी दिशा अगर लटकाते हैं तो कहाँ से कहाँ रुकता है, ये सब मैंने अच्छे से करा दिया है। इसके अलावा वायु की, अच्छा, चुंबक के एक और पढ़ाया था प्रकार, है ना। एक तो होता है परमानेंट चुंबक, एक होता है टेम्परोरी चुंबक। परमानेंट चुंबक जनरली प्राकृतिक होते हैं, टेम्परोरी चुंबक जनरली आर्टिफिशियल होते हैं। जो परमानेंट चुंबक होते हैं ये जनरली पत्थर के जैसा प्राकृतिक होता है। आर्टिफिशियल चुंबक कई सारे चीजों से, जिसमें नर्म लोहा इत्यादि से भी बनाए जाते हैं, है ना। एक सेकेंड, हाँ ठीक है भाई, ठीक है,
लोहा सबसे बनती है ना, क्या बात है, सही बात तो है, क्या क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जो आधुनिक समय में अधिकांश इक्विपमेंट जो हम लोग यूज करते हैं जिसमें इस प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल होता है चुंबक का, उसमें टेम्पररी चुंबक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। चुंबकीय गुण को मैंने बताया था, ऊंचाई से गिरा दो, पीटो, गर्म करो तो उसकी वैल्यू जो है घट जाती है। इसके अलावा जो अस्थायी चुंबक है उसमें क्या बताया था कि जब तक इलेक्ट्रिक सप्लाई उस कॉइल से रन कर रहे हैं तभी तक चुंबकीय गुण रहते हैं, उसके बाद हट जाते हैं। इनके अलावा वायु किस प्रकार के, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रेलवे में रिले स्विच है। आप किसी भी स्टेशन पे देखेंगे एक रिले रूम रहता है, उसके अंदर क्या होती है, जो भी सिग्नलिंग व्यवस्था या फिर जो भी इक्विपमेंटल व्यवस्था होती है उनको अरेंज करने के लिए रिले का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई मशीन ही पढ़ के बताता है कि इस समय स्विच देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है ना। तो वो रिले जो है ये आर्टिफिशियल चुंबक के तरह जैसे ही काम करता है कि जब तक कॉइल में सप्लाई रहता है तब तक पिकअप रहता है, फिर ड्रॉप हो जाती है। इसके अलावा वायु किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है, तो ये समांगी मिश्रण के उदाहरण है। वायु, वायु इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि पहले तो सिर्फ ये पूछा जाता था कि वायु क्या है, मिश्रण है ना। अब इससे थोड़ा एक स्टेप आगे प्रमोशन हो गया है एग्जामिनर को, तो अब पूछा जाता है कि वायु किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है, समांगी की विषमांगी। तो समांगी आपको वायु में है ना, और चीज जो है नहीं मिले होते हैं, क्या मिले होते हैं ना, आपको थोड़ी पता है कि हम सांस में क्या क्या ले रहे हैं ठीक है, पहले तो मैं यही सोचता था, आप लोग किताब में लिखा है कि हम ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, तो बाद बाकी का चीज कौन बताता है कि भाई तुम मत आओ, खाली ऑक्सीजन और जाता सब कुछ है, ऑक्सीजन लिया जाता है। इनके अलावा समुद्री जल को शुद्ध करने की विधि कौन सी होती है, डेस्टिलेशन, डेस्टिलेशन, आसवन, है ना, आसवन। आसवन मैंने बताया था कि भाई कैसे चीज को शुद्ध किया जाता है इस प्रोसेस से, तो जिसकी क्वथनांक में ज़्यादा का अंतर हो उसे शुद्ध किया जाता है, और जिसके क्वथनांक में कम का अंतर हो उसे आंशिक पार्शियली डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन से शुद्ध किया जाता है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह। तो समुद्री जल को डिस्टिलेशन से पकड़ लीजिएगा। एल्कोहल और जल के मिश्रण को भी अपन डिस्टिलेशन से ही शुद्ध करेंगे, है ना। इनके अलावा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में रूपांतरित हो जाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन इत्यादि वगैरह। इनके अलावा वह पदार्थ कौन सा है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और रेलवे के एग्जाम, रेलवे के जो सीरीज है उसकी पहला वीडियो का शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ का pH वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उसकी प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं, एसिटिक है कि अल्कलाइन है। अल्कलाइन हो जाते हैं 7 से अधिक वाले सर, और एसिटिक हो जाते हैं 7 से कम वाले। 7 वाले अगर कोई चीज़ है तो न्यूट्रल है, जैसे शुद्ध जल होता है ना। तो एक क्वेश्चन मैंने इसको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनाया था कि बढ़ते हुए pH मान के साथ H+ आयन की सांद्रता घटती है या बढ़ती है ना, याद है रे, बूढ़ा नहीं हुआ अभी, है ना। तो भाई बढ़ते हुए pH वैल्यू के साथ H+ आयन की सांद्रता जो है वो घटेगी, है ना, वो घटती है। pH वैल्यू जितना ज़्यादा उतना H+ आयन की सांद्रता कम, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो है ना, क्या लिखा है, वह पदार्थ कौन सा है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है, तो अम्ल जो है H+ देता है, वहीं पे बेस जो है या भस्म जो है वो OH- आयन देने का काम करता है, ठीक है भाई, है ना। तो बढ़ते हुए pH वैल्यू के साथ OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी और H+ आयन की सांद्रता घटेगी, यही क्वेश्चन मैंने वहाँ पे बताया था। इसके अलावा इस फॉर्म में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 4 अम्ल का नाम दे देगा या 3 अम्ल का नाम दे देगा कि अम्ल A, B, C जिसके pH 2 है, 3 है और 4 है। इसमें स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा है, तो जिसके pH जितना कम होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा। तो कुछ एक चीज़ का pH वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना होता है, जैसे HCl वगैरह का, है ना, सिरका का, इसका pH वैल्यू डायरेक्ट ही याद रखिए क्योंकि ये गिनी चुनी ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे सिरका का कितना होता है, Ca निगरे हीरा का तो 2.4 के करीब होता है ना। इसके अलावा जो आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसका 3 के समथिंग होता है, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा OH- कौन देगा, बता दिया, भस्म देगा भैया, है ना। 7 कौन होता है, न्यूट्रल, शुद्ध जल न्यूट्रल होता है। इसके अलावा जो अम्लीय वर्षा होता है, यहीं पे समझ लिया जाए, अम्लीय वर्षा जो होती है ना वो pH वैल्यू के रिगार्ड में ही तय करी जाती है। अगर 5.6 से किसी भी रेन की जो जल होते हैं उनकी pH वैल्यू 5.6 से घट रही है तो उसे एसिड रेन कहते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 के कारण होती है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग करते हैं। आयोडीन को भी अपन ऊर्ध्वपातन विधि से ही अलग करते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि से ही अलग करते हैं। गर्दन तथा सिर
को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? धुराग्र संधि कहते हैं। VVI कर लेंगे, धुराग्र संधि। शरीर की मोशन किस क्रिया से होती है? अब भी आपके एसएससी ने क्वेश्चन आपने पूछा था, ठीक है। तो ऐसे ही गर्दन और सिर को जो जोड़ने वाली संधि है उसे धुराग्र संधि कहते हैं, है ना। इसके अलावा किस अवस्था में पेशी छोटी हो जाने के कारण अस्थि खिंच जाती है? पेशी में संकुचन आ जाने के कारण हड्डियों पे बल आ जाता है, हड्डियों में तनाव आती है, हड्डियों खिंच जाती है, ठीक है। तो ये संकुचन आपका आंसर हो जाएगा। पेशी छोटी हो जाने के कारण अस्थियां खिंच जाती है, संकुचन हो जाने के कारण जो है अस्थियां खिंच जाती है। शरीर का कौन सा भाग क्रिया करने में सहायता करता है? यही क्वेश्चन आपके एसएससी महाराज ने पूछा था 2024 के अंदर। तो ये थे भैया मांसपेशियां और हड्डियां, है ना। ये जो है क्रिया करने में सहायता करते हैं, मांसपेशियां और हड्डियां। मांसपेशियां जहां आपके 639 के करीब होते हैं, 640 भी कहीं कहीं देखेंगे और कहीं कहीं मोर देन 600 देखेंगे। घबराने वाली बात नहीं है, कभी भी एग्जामिनर आपको सोच समझ के ही ऑप्शन देगा। ऐसा नहीं कि 635 34 दे दिए तो उस केस में 639 या 40 के करीब जो है उनको टिक करना है, 639 होगा। हड्डी जो है 206 है एक वयस्क मानव में। अगर बच्चे की बात करेंगे तो 300 तक हो जाएगी। कवक में कौन सी घटना घटित नहीं होती? चूंकि कवक जो है पूर्ण रूप से जो है पादप नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि ये जो है दूसरे पे पहली बात तो डिपेंडेबल है ना। उसके बाद इसमें प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होती, और प्रकाश संश्लेषण की घटना न होने के कारण ही तो डिपेंडेबल है। अगर प्रकाश संश्लेषण की घटना होती तो खुद का भोजन तैयार कर लेता, है ना भैया। तो कवक में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, मशरूम वगैरह में, है ना। इनके अलावा जो है कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी। कवक जो है आपका कौन से कोशिका में आ जाएंगे, है ना। तो कवक जो है छोटकू कोशिका में आ जाएंगे। इसके अलावा जो है आपका कौन समूह में आ जाएंगे? तो बताया था ये थैलोफाइटा में ही आ जाएगा। सही बात है जी, थैलोफाइटा में आएगा। इनके अलावा क्षारीय पदार्थ जल में घुलकर क्या देता है? OH आयन देता है, अभी मैंने आपको बताया था। इनके अलावा कृत्रिम किडनी जो होता है, जो ब्रिक होता है ना, आर्टिफिशियल वाला, वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका अपोहन के माध्यम से पृथक करने का काम करता है? तो ये है आपका नाइट्रोजन। जिसकी किडनी वगैरह खराब होती है उनके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? चिकित्सीय प्रणाली, डायलिसिस प्रणाली अपनाई जाती है। संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा प्रेमानंद महाराज भी डायलिसिस प्रोसेस से गुजरते हैं, नमन है ना। आजकल मुझे लगता है कि प्रेमानंद महाराज जितना जो है कोई ज़्यादा धार्मिक मनुष्य जो है मैंने नहीं सुना है, होंगे, है ना। इनके अलावा केचुआ और मछली किस अंग के द्वारा शोषण करते हैं? शरीर और में जो है केचुआ और मछली जहाँ गिल्स या गल्फरा, यहाँ पे अपन गल्फर भी लिख सकते हैं, गिल्स को अपन गल्फर भी लिख सकते हैं, गिल्स और गल्फर। वहीं पे आपका जो है केचुआ त्वचा के द्वारा शोषण करते हैं सर। केचुआ की फाइलम की बात करेंगे तो ये एनिलीडा में आ जाएगा। सही बात है सर, केचुआ जो है एनिलीडा में आ जाएगा, एनिलीडा में ही आएगा। और जो मछली है वो तो ऐसे ही मत्स्य वर्ग है। मत्स्य वर्ग में कितने हार्ट चेंबर होते हैं? तो आप कहेंगे 2 हार्ट चेंबर होते हैं। अस्तनी में 4 हार्ट चेंबर होते हैं। रेप्टेलिया और उभयचर में 3 हार्ट चेंबर होते हैं। जबकि मगरमच्छ में रेप्टेलिया होने के बावजूद भी 4 हार्ट चेंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। केचुआ में 1 आंख नहीं होता है। बर्मी कंपोस्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। ये सब लल्लू क्वेश्चन है जो अब नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन आपको ऑप्शन छांटने में मदद करेगी। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या और सेक्स क्रोमोसोम कितना होता है? हाँ, आराम से। पसलियों की संख्या 24 होता है, जो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हार्ट इस प्रकार से बनती है ना, और यहाँ पे एक तीर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हार्ट को प्रोटेक्ट का काम करता है। और जो आपका ये सेक्स क्रोमोसोम है ये आपके मात्र 2 होते हैं। वैसे ओवरऑल क्रोमोसोम मनुष्य में कितने होते हैं? 46 होते हैं, जिसमें 24 जोड़ी कॉमन होते हैं और 2 जो है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो एक X होता है और एक Y होता है ना। X और Y दोनों सिर्फ मेल के पास होते हैं। मेल जो है जब, है ना, डोनेट करते हैं X तो होने वाली संतान पुत्री होती है, और Y करते हैं तो होने वाला संतान पुत्र होता है ना। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। वहीं पे हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ के टेंडन कहेंगे। सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली मानव शरीर की कौन सी संधि होती है? कंदुक खल्लिका संधि। इसको अलग कलर से लिखा हूँ। ये क्वेश्चन पास्ट में रेलवे के ALP के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। अब देखिए कैसा खतरनाक नाम है, बंदूक जैसा। कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं जो शरीर अपन मतलब जो संधि जो है सभी दिशाओं में मूव करते हैं। जैसे कुल्हा वगैरह की संधि, सभी दिशाओं में भार रखने के लिए,
मतलब सहने के लिए जिम्मेवार है। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा भार सहने की जो संधि है मानव शरीर में वो कुल्हे की जोड़ी होती है, जो सबसे ज़्यादा भार मतलब बर्दाश्त करता है या जो भी। इनके अलावा सबसे ज़्यादा भार वहन कर सकता है, ऐसा कहना सही रहेगा। इनके अलावा FeSO4 को गर्म करने पर कौन सी गैस का निष्कासन होता है ना? FeSO4 को गर्म करने पे कौन से गैस का निष्कासन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है ना? इसके अलावा Fe2O3 का निर्माण होता है और ये है आपका फेरस सल्फेट, है ना? FeSO4 को जब अपन गर्म करेंगे, हीट डालेंगे, ये NCERT का समीकरण है। और न जाने कितनी बार एग्जामिनर ने हूबहू आपके एग्जाम में इसे पूछा है। इसे VVI करके लिख लीजिए किसी चाणक्य के डायरी में कि FeSO4 को गर्म करने पे बनने वाले प्रोडक्ट क्या होते हैं। इनके अलावा अभी जो मैंने बताया था कि गर्म करने पे एक से अधिक प्रोडक्ट बन जाए तो कौन से अभिक्रिया का उदाहरण होगा, मन में सोच लीजिएगा। चलिए, रेडॉक्स, जहां CO3 को CaO और आपका CO2 में तोड़े थे बंधु। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाता है? देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाता है? जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की प्रोसेस आपके साथ में होने लगे तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है मैंने आपको बताया था। ये ऑक्सीकरण है, ये आपका रिडक्शन अवकरण है, ठीक है। ये RD लिख दिया, ये OX लिख दिया, इसी से तो बना है रिडॉक्स, है ना। रेडॉक्स कैसे बना है? REDOX से बना है ना। तो ये जो है ऑक्सीकरण को और ये रिडक्शन को डिनोट करता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लाभ होगा, और रिडक्शन क्या होगा? ऑक्सीजन का घाटा होता है। बस इतना से याद रखने से काम हो जाती है महाराज। मैं उदाहरण लूंगा, नीचे मैंने एक समीकरण, शायद नहीं, इसी पे समझाना पड़ेगा। रिडॉक्स एक ही बार बताया हूं। जैसे मान लीजिए अपन सीसा को 2PbO, है ना, एक सेकेंड, 2 सब NCERT के समीकरण ही बताता हूँ, नया नहीं बताता हूँ, क्योंकि यही एग्जाम में आपके आते हैं। 2PbO प्लस कार्बन को जो अपन अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ से अपन 2Pb बना लेंगे, 2Pb बना लेंगे और इसके जो बाद प्रोडक्ट बचेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा इस प्रोसेस में। ये जो है रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ आप देख रहे हो कि जो आपका सीसा ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड जो है, ये सिर्फ सीसा बन गया है, इसमें से जो ऑक्सीजन का घाटा हो गया है। तो इस वाले पार्ट का क्या हुआ है? तो इस वाले पार्ट का रिडक्शन हुआ है सर, इसका जो है रिडक्शन हुआ है। हमेशा अंग्रेजी में बोलेंगे, ऑक्सीकरण अपकरण में भी ठीक है, लेकिन उपचयन अपचयन वाला शब्द इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, फंस जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है क्या हो गया है? अवकरण हो गया है, रिडक्शन हो गया है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो है घाटा हो गया है। मैंने अभी बताया रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन यही पीबी को अगर हम बात करें कि ये कौन सा एजेंट होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा सर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? उल्टा है थोड़ा सा, अगर एजेंट वाली बात कहेंगे तो, है ना। तो इसको अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे 2PbO को। PbO का क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, माफ कीजिएगा, रिडक्शन हो रहा है, अवकरण हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है सर? कार्बन में आके देख रहे हो आप, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे कौन सा एजेंट कहलाते हैं? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। आई होप आप समझे। खिचड़ी अगर हो गई हो तो फिर से पढ़ते हैं। 2PbO प्लस कार्बन का हमने प्रतिक्रिया कराया, हमें मिल गया 2Pb और हमने बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। देखिए 2PbO से खाली O हट गया है, तो इसका क्या हुआ सर? रिडक्शन हो गया। रिडक्शन मतलब होता है अवकरण, ठीक है। कार्बन में देखिए आके ऑक्सीजन जुट गया, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका अवकरण हुआ है, वह कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और जिसका आपका, है ना, ऑक्सीडेशन हुआ है, वह क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। चूंकि इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की घटना साथ में होती है, इसीलिए इस चेन को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे जनाब, ठीक है भैया। अवतल दर्पण में किस प्रकार की प्रतिबिंब बनती है? कौन फोन कर?
अवतल दर्पण में किस प्रकार की प्रतिबिंब बनती है? तो अवतल दर्पण में दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनती है, चाहे तो आप काल्पनिक बात कर लीजिए, चाहे तो आप वास्तविक बात कर लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ज्यादा बनती है, काल्पनिक प्रतिबिंब की एक ही स्थिति बनती है। मैंने हर पोजीशन के लिए बता दिया था, जब ये पोल और ये फोकस दूरी के बीच कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट ए रख देंगे तो इस स्थिति में इस ए की जो इमेज है दर्पण के पीछे बनता है, और यही एक स्थिति आती है कि जब काल्पनिक प्रतिबिंब क्रिएट करता है आपका अवतल दर्पण। बाद बाकी सभी के सभी प्रतिबिंब इस साइड बनेंगे, है ना, दर्पण के बाईं ओर बनते हैं, और जो बाईं ओर बनते हैं वो क्या हो जाता है भैया, वो वास्तविक हो जाता है, और जो दाईं ओर बनते हैं वो क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। ठीक है, ये है आपका अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है, और इसके सभी के सभी प्रतिबिंब इधर ही बनते हैं, तो ये हो जाता है भैया काल्पनिक। तो उत्तल दर्पण में खाली काल्पनिक बनता है, अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है ना। विरंजक चूर्ण में निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस का प्रवाह से विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है, जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, CaOCl का होल ट्वाइस। इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, है ना, जो भी आप समझिए। ये जो है जहाँ पे आपका पैखाना पेशाब का जगह होता है उसको साफ करने के लिए छिड़का जाता है ना, कीटाणु वगैरह को मारने के लिए। मानव शरीर में सबसे, अस्पताल वगैरह में भी छिड़कते हैं भाई। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? जबड़ा में होता है, और मानव शरीर की सबसे मजबूत पार्ट एनिमल होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, एनामिल। इनके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी है आपका ना फीमर, जो जांघ में पाया जाता है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कान के अंदर पाया जाता है। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं महाराज? तो वेग में परिवर्तन के दर को अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, है ना। वेग में परिवर्तन के दर v2 - v1/3 है ना, इसे अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, त्वरण, त्वरण कहते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन, है ना। अब वेग का सूत्र कोई बताएगा? वेग बराबर क्या होता है? चूंकि चाल बराबर तो आपका हो जाता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, लेकिन वेग बराबर थोड़ा सा डिफरेंस है, विस्थापन बट्टा समय होता है ना, विस्थापन बट्टा समय होता है। अब ये विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट दूरी दो ऑब्जेक्ट के बीच, है ना, शॉर्ट डिस्टेंस कह सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं आपके दो ऑब्जेक्ट के बीच, उसे अपन विस्थापन कहेंगे। और दूरी तो टोटल दूरी होता है, तो चाल और वेग में थोड़ा सा डिफरेंस है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। समझ में आया कि नहीं? वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। इसकी बीमा या फिर सूत्र निकालने या फिर मात्रक निकालने की बात कहेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो वेग का क्या हो जाएगा? विस्थापन भी दूरी से रिलेट है, तो दूरी को अपन किस में मापते हैं? मीटर में। और समय का समय एस में, है ना। तो एम इनवर्स एस इनवर्स एम एस इनवर्स 1 हो जाएगा आपका किसका? वेग का मात्रक। क्या हो जाएगा भाई? वेग का मात्रक, एम एस इनवर्स। अगर इसकी बीमा लिखना है तो मैंने कल ही आपको बताया है ना, कि भाई बीमा कैसे लिखते हैं, अगर आपको सूत्र पता हो या मात्रक पता हो। तो वेग बराबर क्या सर? विस्थापन, वेग बराबर था विस्थापन बट्टा समय। इसको हम अपन मात्रक के फॉर्म में ढालेंगे, विस्थापन को मीटर, समय को एस लिखेंगे सर, m/s हो जाएगा। अगर एक जगह लिखेंगे तो एम एस इनवर्स 1 होगा। अब इसकी अगर हम बीमा लिखें, अगर हम इसकी बीमा लिखें तो m क्या होता है? मीटर, यानी लेंथ का है तो l एक बार हो, m एक बार है तो l एक बार हो जाएगा। s किसका होता है? समय का, तो समय कितना है? माइनस में एक बार, तो l t इनवर्स 1 होगा। आप जोड़ सकते हैं m के पावर 0, चूंकि यहाँ मास तो है ही नहीं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है MLT के फॉर्म में लिखना। तो m के पावर 0 मैंने लिख दिया। और किसी भी चीज का पावर, राम का पावर 0 मतलब 1 होता है। किसी भी चीज का पावर मैथ में 0 कर दिए तो 1 होगा, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों अपने आप में बराबर है। m के पावर 0 LT इनवर्स 1 लिखिए या फिर LT इनवर्स 1 लिखिए, दोनों बराबर ही है। तो ये आपका वेग का जो है बीमा हो गया। कल मैंने बीमा निकालना आपको सिखाया था, और कल मैं बहुत सारे ऐसे चीज बताए थे जिनके मात्रक और बीमाएं समान होती है। अच्छे से देख लीजिएगा जनाब, काम आएगी, है ना। चलते हैं आगे। क्लास नंबर 15 था वो सीजीएल मेंस के लिए। इनके अलावा हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम और सेरेबेलम किसके पार्ट हैं? तो ये मानव मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं, मतलब 3 भाग में तो बटे ही होते हैं, लेकिन ये मानव मस्तिष्क के पार्ट हैं, है ना। इसे अपन भाग नहीं कहेंगे। मस्तिष्क के 3 भाग जो होते हैं, पश्च भाग, मध्य भाग और आपका अग्रिम भाग, है ना। उनमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके नाम पे भी कभी कभी उसे हम डिवीजन कर देते हैं। इनके अलावा
हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड भी कहा जाता है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ गिने चुने चीज का ही पीएच वैल्यू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, है ना, तो इनका पीएच वैल्यू 3 होता है। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बहुत सारी चीज याद आ रहा है मुझे, है ना। HCl जो है ये पेट से निकलता है, जो पेट में आए बैक्टीरिया इत्यादि को जो है नाश करने के लिए जिम्मेवार है, जो भोजन के माध्यम से अवांछित पदार्थ आते हैं उनको नाश करने के लिए जिम्मेवार है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 के संयोग से अम्लराज का निर्माण होता है ना, जिसे अपन एक्वा रेजिया कहते हैं, ठीक है। और इस एक्वा रेजिया में सोना, प्लेटिनम इत्यादि धातु जो है घुल जाते हैं। इनके अलावा पेड़ पौधों में प्रोटीन निर्माण हेतु कौन सा गैस मुख्यतः रोल निभाता है? तो ये नाइट्रोजन है। और पेड़ पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नाइट्रेट, है ना। भार तथा बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन ही होता है। भार तथा बल का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। भार तथा बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अगर भार और बल इन दोनों में से किसी का भी आपको एक चीज याद हो, है ना, कि भाई इसका सूत्र ही कम से कम याद हो, तो आप बीमा और मात्रक दोनों निकाल सकते हो। ये भी मैंने कल सिखाया था। तो जैसे अगर आपको बल का है तो बल का क्या होता है? मास गुने एक्सलरेशन होता है। कहाँ से लाए हैं? न्यूटन के दूसरे नियम से। F बराबर ma नहीं होता है क्या? फोर्स बराबर मास गुने एक्सलरेशन। अब मास का क्या होता है सर? अगर आप इसकी मात्रक में जाएंगे तो किलोग्राम हो जाएगा। एक्सलरेशन का अभी मैंने बताया था, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, मतलब v2 माइनस v1 बटा t समय था, है ना। और वहां पे, है ना, जो वेग में परिवर्तन की दर, अच्छा वेग का मैंने फिर बताया था, क्या था भैया? विस्थापन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन की दर है, तो पहले ऊपर में आएगा आपका वेग, अब फिर नीचे में आएगा टी, त्वरण का, है ना। तो वेग का क्या था? वहां पे ms इनवर्स 1 था, है ना, तो ms इनवर्स 1 हो जाएगा। और नीचे में एक बार और t है तो ms इनवर्स 2 हो जाएगा। तो अगर आप इस न्यूटन को इस वाले फॉर्म में लिखना चाहते हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड वाले फॉर्म में, तो इसको अपन किलोग्राम, फिर अपन लिख सकते हैं m, और फिर अपन लिख सकते हैं s इनवर्स 2। ये कहाँ से आया? आई होप आप समझे। नहीं समझे तो फिर से समझाता हूँ मैं, मुझे कौन सा कहीं जाना है, जाना है ड्यूटी जाना है, अभी टाइम है। देखिए F बराबर है भैया ma, है ना। ये कहाँ से? न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, वहां से भी आप इन चीजों को रिलेट कर सकते हो। F बराबर ma, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसे किलोग्राम, मीटर और सेकेंड के फॉर्म में जो है चाहिए मात्रक, यहाँ पे न्यूटन के फॉर्म में लिखा गया है, दोनों का सेम होता है ना। तो मास का क्या होता है सर? किलोग्राम होता है। एक्सलरेशन का क्या होगा? एक्सलरेशन का क्या होगा? वेग में परिवर्तन का दर, अर्थात वेग बट्टा समय होगा, है ना। वेग बट्टा समय होगा। परिवर्तन मतलब बड़का में से छोटका घटना हो, चेंजिंग, है ना, तो वेग बट्टा समय होगा। अभी मैंने आपको वेग का निकाल के दिया था, क्या निकाल के दिया था? ms इनवर्स 1। ये कहां से निकला था? विस्थापन बट्टा समय से निकला था। वेग का बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय निकला था। तो विस्थापन को शॉर्टेस्ट दूरी होता है, तो इसे अपन क्या मीटर में करते हैं, और समय नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो एक बार माइनस में हो जाएगा, तो ms इनवर्स 1 हो गया। और नीचे में इसका समय खुद एक बार है, तो s फिर नीचे में अगर इन सभी को जमा लिखे तो kg/s इनवर्स 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया भैया? आपका न्यूटन की जगह आप इसे लिख सकते हैं। अगर इसका बीमा निकालना चाहें तो kg बराबर मास होता है, तो m एक बार लिख देंगे। m क्या है? मीटर। इसका क्या होता है? लेंथ, तो l एक बार लिख देंगे। s क्या है? समय के लिए, तो t इनवर्स 2 लिख देंगे। तो भार या बल का अगर बीमा निकालना है तो ml t इनवर्स 2 होगा। आई होप हर तरीके से कान छूना सिखाता हूं भैया, सीख लो, पास हो जाओ, साहब बनो, है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? ये पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये जो है पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है ना, पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। और जो आपका दाब है उसका मात्रक भी पास्कल होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रेशर का जो मात्रक है ये भी पास्कल होते हैं। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो पहला नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है, दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन महोदय ने 3 नियम दिए थे। ये तीनों नियम को किस किताब में उन्होंने छपवाया था? तो प्रिंसिपिया नामक किताब था, उनमें छपवाए थे, ये ध्यान रखेंगे। जड़त्व की खोज भी इन्होंने ही किया था, शीतलन का खोज भी इन्होंने ही किया था। कौन? न्यूटन साहब ने, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो पहले से बल
का परिभाषा, दूसरे से बल का समीकरण। पहले को जड़ता या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोट के रूप में, अभी बताया। लेंस की क्षमता किस में मापे जाते हैं? डायोप्टर के अंदर मापे जाते हैं लेंस की क्षमता। इसे भी ध्यान रख लेंगे, ज्यादा बेटर हो जाएगा। इसके अलावा CuOH2, इससे बन गया है प्रोडक्ट Cu+H2O में किसका अपचयन होता है? अब देखिए, यही जो मैं रेडॉक्स अभिक्रिया ऊपर में पढ़ाया हूं, यही सेम समीकरण है। मुझे लग रहा था कि मैं एक समीकरण रखा हूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं रखा होगा, तो इसीलिए वहां पे बता दिया था। सेम चीज यहां पे आप खुद से रिलेट कीजिए, किसका अपकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। खुद का कर लीजिएगा, एक बार जरूर कर लीजिएगा। जो मुझे कम से कम अपना है ना टीचर नहीं मानते हो तो कम से कम भाई ही मानते हो भाई, है ना, तो कम से कम जो है जरूर कर लीजिएगा, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, है ना। चलिए, किस प्रकार की प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ये सिर्फ रियल इमेज को ही आप जो है पर्दे पे उतार सकते हैं, बाद बाकी इमेज को नहीं उतारा जा सकता है। इसके अलावा ओम के नियम का प्रयोग करते हुए आप कौन कौन से चीज को ज्ञात कर सकते हो? तो ओम के नियम में हमेशा V बराबर IR होते हैं, तो यहाँ पे दो चीज दिया रहेगा, एक तीसरा चीज फाइंड करेगा। जहाँ हमने 12 वोल्ट के 3 रेसिस्टेंस को 3 एम्पियर प्रवाहित होने वाले सर्किट से जोड़े थे, तो वहाँ पे बैटरी की वैल्यू निकाल रहे थे, तो जहाँ पे 106 वोल्ट 108 वोल्ट निकला था, तो वहां पे जाके यही चीज को समझाया गया है। इसमें अगर कहेगा कि अचर क्या होता है, अचर तो कांस्टेंट टेम्परेचर होते हैं। इनके अलावा किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कोई भी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को मापने के लिए या फिर दिशा को भी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहोगे भाई ये किया जाता है ना, गैल्वेनोमीटर का। ये गैल्वेनोमीटर है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, विद्युत धारा को अपन अमीटर से भी मापते हैं ना, अमीटर से भी मापते हैं और गैल्वेनोमीटर से भी मापते हैं। अमीटर से मापने का और गैल्वेनोमीटर से मापने का थोड़ा सा अलग है। गैल्वेनोमीटर किसी चालू सर्किट में लगा दिया जाता है, जिससे विद्युत धारा की दिशा और वैल्यू ज्ञात होते रहते हैं। एमिनोमीटर से आप जो है बाहर से विद्युत धारा को माप सकते हैं, इसमें दिशा का वैल्यू ज्ञात नहीं होता है, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर आंसर हो जाएगा। इनके अलावा कूलम बाय सेकेंड किसकी मात्रक है? देखिए, कूलम बाय सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में कितने कूलम आवेश जो है रन कर रहा है, ये विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा सर। विद्युत धारा को एम्पियर कहते हैं, इसीलिए अपन कूलम बाय सेकेंड को एम्पियर भी कह सकते हैं ना, कूलम बाय सेकेंड को एम्पियर भी कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया केजी, है ना, केजी था, फिर क्या था भाई, एम था और S−2 था, इसको न्यूटन भी कह सकते हैं, इसीलिए एम्पियर को कूलम बाय सेकेंड भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजों को एक जगह पढ़ें, ज्यादा अच्छा रहता है। और आजकल एग्जामिनर बहुत ज्यादा चालाक है, तो बल का मात्रक देगा, न्यूटन नहीं पूछेगा, नीचे में कीजी, M S−2 S−3 S−1 कर देगा, या फिर जो M L और S के फॉर्म में बीमा है उसमें चेंज कर देगा, फिर पूछेगा कौन होगा, तो क्या बताओगे, है ना, तो आता रहेगा तब ना बताओगे। चलिए, विस्थापन बट्टा समय मैंने अभी बताया था कि वेग होता है, और वेग से मैंने इसका बीमा भी ज्ञात किया था। विस्थापन का m था, समय का था आपका s, इसका हो गया M/(S)(1), और इसकी बीमा निकाले थे हम लेंथ का, फिर T−1 या फिर m0 L/T−1, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो सिर्फ काल्पनिक होती है, अभी बताया सारे के सारे प्रतिबिंब इधर बनते हैं, काल्पनिक होते हैं। इनके अलावा दो समतल दर्पण के बीच रखी ऑब्जेक्ट की प्रतिबिंब बनेंगे अगर 45 डिग्री का कोण क्रिएट हो रहा है, तो इसका सूत्र अपने को याद रखना है 360/θ-1। यही सूत्र होता है आपका किसका, समतल दर्पणों के बीच रखे गए ऑब्जेक्ट से बनने वाली प्रतिबिंब का। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, हम लोग घर वगैरह में यूज करते हैं। इनके अलावा टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस क्रिया से संबंधित है? तो प्रकीर्णन से संबंधित है। उस दिन मैंने ब्राउनिन गति और टिंडल प्रभाव आपको जब मैं बिलियन वाला क्वेश्चन पढ़ा रहा था कल या परसों वाले क्लास में, तभी मैंने बताया था कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। किसी जार में मान लीजिए कोलाइडी बिलियन भरा हुआ है, यहां से एक प्रकाश की स्रोत मारते हैं, तो यहां पे प्रकाश की पथ आपको नजर आएगा, लेकिन ये प्रकाश यहां पे पार नहीं होता है ना, तो ये टिंडल इफेक्ट का जो है एक पार्ट है ना। तो टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन को रिलेट करता है। अगर आपको प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन ऐसे 4 ऑप्शन हो तो प्रकीर्णन आंसर करना है, ठीक है। कोलाइडी को भी देखने
में टिंडल का जो है इस्तेमाल किया जाता है, टिंडल इफेक्ट का। वहीं पे मैंने आपको डॉपलर इफेक्ट भी बताया था जो आपके साउंड को रिलेट करता है, ध्वनि को रिलेट करता है। इनके अलावा समतल दर्पण में बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति बता दिए थे, काल्पनिक और सीधा होते हैं, तो सीधे आगे निकलते हैं। विद्युत का फिलामेंट बना होता है आपका टंगस्टन का, इसकी गलनांक होती है 3500 डिग्री सी से भी अधिक, और इसको अपन W है ना वोल्फ्राम से अपन जो है डिनोट करते हैं। और भारत में राजस्थान के देगाना में टंगस्टन आपको देखने को मिलेगा। चुंबक के किस पार्ट में आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है? अभी मैंने एग्जाम्पल देकर चित्र बना के बताया था कि किनारे में होता है, मिड में चुंबकत्व वैल्यू कम होता है। चुंबक के बारे में गुणधर्म कैसे कम होगा ज़्यादा होगा, किसके बनते हैं, प्राकृतिक क्या काम आती है, कृत्रिम क्या काम आती है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, सभी चीज मैंने यहाँ पे ऊपर में बता दिया था। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल ये अकार्बनिक अम्ल है, इसमें कोई भी कार्बन नहीं है, H2SO4 है। इसका इस्तेमाल बैटरी इत्यादि भरने में किया जाता है। इसके अलावा लाल विट्रियोल, हरा विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल ये सभी बता दिए थे। नीला थोथा, लाल थोथा, हरा कशिश, है ना, ये जो है पूरा बता दिए थे भैया। अब काम आपका बनता है ना। साधारण अवस्था में धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, लेकिन कुछ धातु अपवाद है और अपवाद से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। धातु के ऑक्साइड सामान्य अवस्था में क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड सामान्य अवस्था में अम्लीय होते हैं। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया जब भी कराएंगे उदासीन अभिक्रिया कहलाएगा, लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड जो है ये उभयधर्मी गुण को दर्शाता है, अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है। जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कांच हो गया, टीन हो गया, बेरिलियम हो गया, सीसा हो गया, इन सब की ऑक्साइड जो है आपका उभयधर्मी गुण को दर्शाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है भैया? सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 होता है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका मतलब धोने वाला सोडा है उसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, वहां से बाई चीज हट जाता है। किस रंग की प्रकीर्णन सबसे अधिक होगी? बैंगनी रंग की जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होगी। ये कैसे जो है आपका डिसाइड होता है, किस घटना से पता चलता है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से पता चलता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या है? ये आपका प्रिज्म है, यहाँ से आपका लाइट है ना, सनलाइट है। जब आपका सनलाइट डाला जाता है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, जो सबसे नीचे से VIBGY, फिर होता है आपका AO, फिर होता है R, तो ये 7 रंगों में बढ़ जाती है। वायलेट हो जाता है आपका, बैंगनी हो जाता है, इंडिगो हो जाता है, फिर ब्लू हो जाता है, फिर ग्रीन हो जाता है, फिर येलो हो जाता है, फिर ऑरेंज और फिर रेड। इसे याद रखेंगे, विबग्योर है ना, विबग्योर को जरूर याद रखें, ये आपको काम आएगा प्रकीर्णन और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को फाउंड करने में। जिसकी प्रकीर्णन जितनी ज्यादा होगा उतनी तरंग दैर्घ्य कम हो गया, जितनी तरंग दैर्घ्य कम हो गया, जिसके प्रकीर्णन जितना ज्यादा हो जाएगा उतना तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि पीला का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा कि ऑरेंज का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा। तो आप कहोगे सर ऑरेंज दैर्घ्य का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा क्योंकि पीला जो है इस लिस्ट में नीचे आ जाता है, उसके ऊपर ऑरेंज है और सबसे ऊपर रेड है, ठीक है। तो ये वाला जरूर याद रखें, यहाँ से तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन को आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक उसकी प्रकीर्णन उतनी कम। वेवलेंथ भैया, वेवलेंथ। इसके अलावा जीवित चूना जल से प्रतिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? बुझा हुआ चूना का, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, और यहाँ पे आपका CaOH का हॉल ट्वाइस प्राप्त होता है। दिवाली के समय चूना घोरे हो, बाल्टी गर्म हो जाता था, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई CaOH का हॉल ट्वाइस बन गया है। बुझा हुआ चूना इसे कहते हैं, इसे जल कहते हैं सर, इसे क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जिंदा चूना कहते हैं। तन्यता और भंगुरता, तन्यता और भंगुर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बताना था कि भाई ये कौन सी अभिक्रिया हो गया? CaO प्लस H2O और इसका एक एकल प्रोडक्ट बना CaOH का हॉल ट्वाइस। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? ये संयोजन अभिक्रिया हो गया सर। ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया हो गया। ये 2 प्रोडक्ट मिलके एक एकल प्रोडक्ट का निर्माण करा है। इनके अलावा तन्यता और भंगुरता किसके गुण होते हैं? देखिए, तन्यता इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, लचीलापन जो होता है ना, फैलने का गुण जो होता है वो स्वर्ण वगैरह में काफी ज्यादा होता है। सोना का तन्यता वैल्यू काफी अधिक है, इसीलिए महंगा है। 2 ग्राम सोना खरीदिए, अंगूठी बना लीजिए। 2 ग्राम लोहा खरीदेंगे, नाक का बुट्टा भी नहीं बनेगा, ठीक है। और भंगुरता जो है ये अधातु का गुण है ना, अधातु का गुण है कि ज्यादा पीटोगे ना तो टूट जाएगा, और सोना को ज्यादा पीटोगे तो और फैलेगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। तो धातु अधातु के गुण हो गए। अधातु जो है आपका इलेक्ट्रिक पास नहीं करता है, धातु जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। इनके अलावा भी और कई सारे गुण हैं इसमें पाए जाते हैं। धातु में चमक होती है, धातु में कम चमक होती है ना। ये चलते हैं आगे। इनके अलावा धातु अधातु में कमरे के टेम्परेचर पे पारा, इधर ब्रोमीन है ना, आपके लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं।
हैं। आवर्त सारणी में कितने कृत्रिम तत्व हैं? तो आवर्त सारणी में 24 गो कृत्रिम तत्व है, 94 गो नेचुरल तत्व है, टोटल 118 गो तत्व है, 20 गो अधातु तत्व है, 7 गो उपधातु और 91 गो मेटल तत्व है। इसे ध्यान रख लेंगे, ये आवर्त सारणी के गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रिंट हम यूज करते हैं वो मोसले साहब का है। इससे पहले मेंडलीव साहब का भी मत आधुनिक आवर्त सारणी से मिलते थे, लेकिन उनके आवर्त सारणी में काफी सारा दोष था। सबसे पहले परमाणु भार पर आधारित हुआ करता था, बहुत सारे चीजों के लिए खाली स्थान छोड़े गए थे और मात्र 63 तत्व को जगह दिया गया था। परमाणु के द्वितीय कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 2 गुने कक्षा का स्क्वायर होता है ना। तो द्वितीय वाला में है तो 2 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। तृतीय वाला में होता तो 3 का स्क्वायर गुने 2 तो कितना हो जाएगा 3 3 9 18, ठीक है। चौथा वाले में होता तो 4 का स्क्वायर गुने 2 कितना होता 32। पहला वाले में होता है तो 2 गुने 1 का स्क्वायर मतलब 2। तो परमाणु के पहला कक्षा में 2 गो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 18 गो, चौथा में 32 गो, ठीक है। इसके अलावा SPDF जो उपब्लॉक है, उपकक्षा है, उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, माफ कीजिएगा 2, फिर 4 को जोड़ते हैं 6, फिर 10, फिर 14, इसमें 4 4 का ऐड होता है। और किसी एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 गो इलेक्ट्रॉन भी विपरीत रहता है एक कक्षक में, ठीक है। इनके अलावा सोना और चांदी के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अयस्कों से जुड़े हुए अशुद्ध पदार्थ को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है या अधात्री कहा जाता है। अब अयस्क क्या होता है, और क्या होता है? तो जो मतलब जैसे लोहा आपको निकालना है तो लोहा शुद्ध थोड़ी ना मिल जाता है कि जो उस पहाड़ पे लोहा है उसकी खनन होती है, माइनिंग होती है, फिर ये अशुद्ध फॉर्म में होता है। वो जो अशुद्ध फॉर्म में होता है ना उसे अयस्क कह लेते हैं, मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए, ठीक है। फिर उसको शुद्धिकरण करते हैं, कई सारे प्रोसेस है ना। इसके अलावा जो लोहा का शुद्धिकरण होता है, लोहा का निष्कर्षण होता है, क्योंकि लोहा में कई प्रकार के अयस्क होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। तो जो हेमाटाइट अयस्क है ना लोहा का, इससे निष्कर्षण किया जाता है, यानी सबसे बढ़िया लोहा जो है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट में हेमाटाइट हो जाएगा। उसी प्रकार से कोयला का 4 गो प्रकार होता है, जिसमें सबसे घटिया और सबसे बढ़िया कोयला पूछता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। तो जो पिट है ना वो पिटा जाता है तो सबसे घटिया कोयला होता है, और जो एंथ्रासाइट है वो सबसे अच्छा कोयला होता है। कोयला अच्छा और घटिया कहने का मतलब देखने में सुंदर जी नहीं, उष्मीय वैल्यू किसमें ज्यादा है, कार्बन की प्रतिशत किसमें ज्यादा है? तो उष्मीय वैल्यू सबसे अच्छा एंथ्रासाइट देता है। उष्मीय मान कहना सर, हाँ वैल्यू मान से एक ही होगा ना। इनके अलावा बेंजल्डिहाइड में कितने कार्बन होते हैं? तो बेंजल्डिहाइड में 7 कार्बन होते हैं सर। सबसे पहले बेंजीन आपका षटकोण की तरह से खींच देते हैं, इसमें जो है CHO जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? बेंजल्डिहाइड हो जाता है। मैंने कहा था कि किसी भी समूह में है ना फंक्शनल ग्रुप कब जोड़ते हैं? तो उस समूह में यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो पदार्थ बचता है उसे एल्काइल कहा जाता है, जिसे R से इंडिकेट किया जाता है, और इसी R में हम फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं। जैसे मीथेन का CH4 सर, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, पहला स्टेप, तो ये क्या बचा सर? CH3 बचा। अब देखिए ये मीथेन से क्या बना? एल्काइल, अल्काइल मतलब मिथाइल बन गया। अब इसमें हम फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे, इसे हम R से डिनोट करेंगे, R के जगह पे हमारा CH3 है, इसमें फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए हम OH का जोड़ दिए तो क्या हो गया? CH3OH। क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, CH3OH मिथाइल एल्कोहल है ना। तो इस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप वाला एक क्लास 17 या 18 रेलवे का था, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है। आप वहां जाके फंक्शनल ग्रुप पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काम आवेगी, आती रहेगी। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, कोई बता सकता है एल्कीन, एल्केन और एल्काइन में संतृप्त कौन सा है ना? कोई बता सकता है क्या? सोचिएगा। एल्केन संतृप्त होगा और बाद बाकी जो 2 है ना वो असंतृप्त हो जाएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सूत्र भी बेसिक पूछा जाता है, इस पे तो मैं बाद में आता हूँ कि कैसे 7 गो कार्बन हुआ। एल्केन का होता है सर CnH2n+2 होता है, एल्कीन का होता है CnH2n है ना, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये तीनों याद रखेंगे। एल्काइन 5 बार में लिखा जाता है, इसीलिए माइनस वाला, मैं तो ऐसे ही याद रखा हूँ। एल्काइन 5 लेटर से लिखे जाते हैं, अक्षर से लिखे जाते हैं, तो माइनस वाला। एल्केन सबको याद है, मीथेन से याद रख लेंगे, CH4, n का वैल्यू 1 रखेंगे, CH4 आएगा, पहला प्रोडक्ट मीथेन बनेगा, और जो छूट गया वो भाई एल्कीन है ना भैया, ऐसे याद रखेंगे। तो ये जो आपका है एल्केन, ये संतृप्त होता है और ये दोनों असंतृप्त होता है। संतृप्त असंतृप्त क्या होता है अभी मैंने सॉल्यूशन में पढ़ा दिया था ऊपर, है ना। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, बेंजल्डिहाइड कैसे बना। तो बेंजीन का क्या होता है C6H6, अभी मैंने खींच के भी दिखाया था, हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत कमजोर है, फिर भी ऐसा है ना। अब इसमें से एक हाइड्रोजन घटा लेंगे तो क्या बचेगा? C6H5 बचेगा। और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO होता है। इन दोनों को जोड़ दो जनाब, क्या हो जाएगा? 7
7 गो कार्बन, 6 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन, तो C7H6 और O, ये क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड का सूत्र हो जाएगा। और भी फंक्शनल ग्रुप के लिए पहुंचे क्लास रेलवे वाली सीरीज में। न्यूलैंडस के अष्टक के नियम में कुल कितने तत्व शामिल थे, 56, और कहाँ तक लागू हुआ था, 40 तक। क्या कहता था कि पहला और 8वां तत्व के जो गुणधर्म है लगभग समान होते हैं, क्या कहते थे, है ना, तो समान होते हैं। माफी चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जवान फिसल गया। इनके अलावा भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण मानव के किस अंग में होती है, इलियम में। मैंने अभी बताया था कि ये भाई छोटी आंतें उनके पार्ट हैं, और ये सबसे लोअर पार्ट, सबसे नीचे की पार्ट होते हैं, तृतीयक भाग होती है जिसे इलियम कहते हैं, जहाँ पे भोजन लगभग पूर्ण रूप से पच जाती है ना। एटीपी का फुल फॉर्म कल पूछा भी था, बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिया है, सभी को ताली बजा के धन्यवाद, है ना। तो भैया ये एडोनाइज ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का निर्माण, है ना, ऊर्जा वाला बात होती है। इसके अलावा जाइलम जो पेड़ पौधों में संवहनी उत्तक है, कितने प्रकार के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, तो आप कहेंगे, है ना, माफ कीजिए, कितने प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं, तो 4 प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं आपका जाइलम, है ना। इनके अलावा नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया के खोजकर्ता कौन थे, तो यूरिया के खोजकर्ता कहेगा तो हिलेरी आंसर होता है, ठीक है। लेकिन कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में यूरिया बनाने का काम कहेगा तो बोलहर होगा, है ना। बोलहर यूरिया को बनाया था, और यूरिया का पता लगाया था हिलेरी नाम था इनका, हिलरी, इस प्रकार से, है ना। ये यूरिया का सूत्र है जिसको कार्बामाइड भी कहा जाता है। कार्बामाइड से याद आया, जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था वहां पे कौन से फैक्ट्री से गैस लीक हुई थी, तो यूनियन कार्बाइड, है ना, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस लीक हुई थी। 1984 का समय था, 1984 का 3-4 दिसंबर रात को, जहां से मिक गैस रिलीज हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, जो आज भी वहां पे प्रभाव देखे जाते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु घटना डिजास्टर चेरनोबिल वाला जो यूक्रेन में हुआ था, जो आज भी वहां पे प्रभाव देखे जाते हैं, है ना। चलिए आपको थोड़ा सा, है ना, जो आपका नाभिकीय रिएक्टर होता है उसके बारे में बता दूं। नाभिकीय रिएक्टर में मैंने बताया था कि भाई नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम और बोरॉन का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पे मंदक के रूप में जो है ना, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम 235 एज ए ईंधन, है ना। ये यूरेनियम 235 जो है श्रृंखला अभिक्रिया में भाग लेते हैं, न्यूट्रॉन इत्यादि कणों का बमबारी होती है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी से इसके नीचे कंटेनर में जल होता है, जो जल गर्म होता है, और इसके भाप के प्रोसेस से जो है बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है मेरे भाई। जो ग्रेफाइट है, मंदक है, अभिक्रिया को तेजी करने के लिए होता है, और अगर आपको नियंत्रित करना है तो नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरॉन के क्षार का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल ग्रेफाइट के जगह पे भारी जल का D2O का जो है इस्तेमाल होने लगा है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उसी में H के जगह पे ड्यूटियम आ जाता है, और जिसे भारी जल कहते हैं। भारी जल का क्वथनांक थोड़ा ज्यादा होता है, 100 से ज्यादा होता है, 101.4 होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है, अग्नाशय है। अग्नाशय को पंक्रियाज कहते हैं। यहाँ से हार्मोन और आपका जो है हार्मोन और एंजाइम दोनों का रिलीज होता है ना भैया। तो इसीलिए यह मिश्रित ग्रंथि है। हार्मोन और एंजाइम क्या क्या काम करता है शरीर में कई दफा बता चुका हूँ। जो हार्मोन है पूरे शरीर पे इफेक्ट डालता है, अर्थात हार्मोन का रिलीज कहाँ पे होता है, ब्लड के अंदर होता है। और जो आपका एंजाइम होता है वो किसी पार्टिकुलर जगह पे जाके रिलीज किया जाता है, और किसी पार्टिकुलर मकसद से, जैसे खाना पचाना है या फिर कुछ और करना है, ठीक है। भ्रूण को किसके सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। देखिए जो भ्रूण होती है ना, तो उसको जो है माँ के रक्त से जो पोषण प्राप्त होती है, ये गर्भनाल के माध्यम से होता है। और इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा दूं, है ना, तो एक जो है और भी आप एक और फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं कि भ्रूण को भोजन किसके माध्यम से प्राप्त होता है, तो प्लेसेंटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे है कि रक्त से पोषण किससे प्राप्त होता है भ्रूण को, तो गर्भनाल आंसर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज का आपका क्लास नंबर 26। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट बाय कर सकते हैं। जब कंटेंट लेना हो तभी मैसेज करें, बाद बाकी हाल चाल तो हम क्लास में भी कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।